तो हेलो प्रिय विद्यार्थीगण, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जो विद्यार्थी 2025 में यूपी बोर्ड हाई स्कूल का पेपर देने जा रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि यूपी बोर्ड में जो बहुविकल्पी प्रश्न 20 नंबर का आते हैं कैसे आएंगे, और आपको पूरा पेपर हम दिखा रहे हैं कि कैसे आपको लिखना है, कैसे क्या करना है। तो एक पेपर हम लिए हैं, उसको हल करते हैं हम सब मिलकर। चलो देखते हैं, ठीक है। चलो, पहला प्रश्न इसमें है, चलिए ये हुआ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। और कितने हैं? 20 क्वेश्चन है, 20 नंबर के हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है? तो हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है, जो कि लिखे हैं लाला श्रीनिवास दास। दूसरा प्रश्न है, हिंदी की प्रथम कहानी। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? तो कफन नहीं, ममता नहीं, रानी केतकी की कहानी, मंत्र। तो इसमें इसको मान सकते हैं रानी केतकी की कहानी। नहीं तो अगर इंदुमती दिया होता तो इंदुमती होता। ज़्यादातर विद्वान इंदुमती, सर्वमान्य मत यही है कि इंदुमती ही पहली कहानी है, लेकिन कुछ विद्वान रानी केतकी की कहानी को भी मान लिए हैं, ठीक है। तो इसमें इंदुमती ऑप्शन नहीं है, इसलिए रानी केतकी की कहानी पर ही लगा देंगे। अगला है, नागरी प्रचारी सभा काशी के संस्थापक थे। तो नागरी प्रचारी सभा काशी के संस्थापक हैं श्याम सुंदर दास जी हैं। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न क्या है? मधुशाला किसकी रचना है? तो मधुशाला रचना किसकी है? हरिऔंध नहीं, इनकी नहीं है। हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद। तो किसकी रचना है? तो मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, ये सभी रचनाएं हैं हरिवंश राय बच्चन की रचना हैं। तो चौथे में हरिवंश राय बच्चन हो जाएंगे। पांचवा देखते हैं, आधुनिक काल की समयावधि क्या है? मतलब आधुनिक काल का समय पूछा है इसमें। तो आधुनिक काल कब से कब तक है? ये वाला 1643 ईस्वी से 1843, नो ये नहीं है। 1918 से 1936, ये भी नहीं है, ये तो छायावाद का समय है। ये है या ये है? तो देखिए, आधुनिक काल की समय सीमा है 1843 ईस्वी से आज तक माना जाता है, ठीक है। 1843 से शुरू हो जाता है और आज तक आधुनिक काल ही चल रहा है। छठवां है, भारत भारती किसकी रचना है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। तो भारत भारती रचना है आपकी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। इसके बाद अगला देखते हैं, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? ये अलंकार की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण ये लाइन है, और अलंकार भी पूछा जाएगा, आप जानते ही हैं, और ये बार बार आता है ये लाइन, तो इसको ध्यान रखना है थोड़ा सा ज़्यादा। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? पहला ऑप्शन है रूपक, दूसरा उपमा, तीसरा अनुप्रास, चौथा उत्प्रेक्षा। तो आपके सिलेबस में 3 अलंकार हैं, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा। तो उसी में से ज़्यादातर पूछे जाएंगे, और इसके बाहर से भी आ सकते हैं, लेकिन संभावना ज़्यादा है कि 3 ही अलंकार से ज़्यादा पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चरण कमल बंदो हरिराई में, यानी चरण कमल, कमल रूपी चरण, तो यहाँ पर क्या बताया गया है? चरण को कमल, तो यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। रूपक अलंकार कैसे पहचानेंगे? रूपक अलंकार में होता है जो चीज़ जो नहीं है उसको वही बताया जाता है, तो इसको ध्यान रखना है। जैसे कमल को, चरण को कमल बताया जा रहा है, कमल रूपी, कमल के समान चरण कहा गया है। 8वां देखते हैं, तरणी तनुजा तट तमाल
में अलंकार क्या है, इसमें भी अलंकार पूछा है। तो इसमें एक देखिए, ये तो आपके सिलेबस में अलंकार नहीं दिया गया है, लेकिन ये पूछा गया है तो पूछा जा सकता है। तरण तनुजा, तो देखिए त बार बार आ रहा है, तो त जब बार बार आ रहा है, कोई भी एक वर्ण अगर जब बार बार आता है तो वहां पर अलंकार हो जाता है आपका अनुप्रास अलंकार हो जाता है। अगला देखते हैं, त्रिफला का समास विग्रह है। त्रिफला तीन मार्गों का समूह, गलत बात। तीन पेड़ों का समूह, यह भी गलत है। इनमें से कोई नहीं, यह भी गलत है। तीन फलों का समूह, त्रिफला यानी तीन फलों का समूह जो होता है इसको त्रिफला कहा जाता है। ठीक है, त्रिफला। आगे देखते हैं, कपड़ा का तत्सम रूप है। तत्सम और तद्भव आएंगे आपके एग्जाम में, तो इसको भी ध्यान रखना। कपड़ा का तत्सम, तत्सम उसको कहते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं तत्सम होते हैं, और जो संस्कृत से परिवर्तित करके आ गए हैं, हिंदी में बदल गए हैं, चेंज हो गए हैं, वो तद्भव होते हैं। तो देखिए, कपड़ा का हो जाएगा करपट हो जाएगा, ध्यान रखना। इसके बाद कूप का तद्भव क्या होगा, तो कूप का तद्भव हो जाएगा कुआं। कूप का तद्भव क्या हो जाएगा, कुआं हो जाएगा, ध्यान रखना है आपको। पीताम्बर, पीताम्बर में समास है। पीताम्बर देखिए, अव्ययी भाव दिया है, द्विगु दिया है, बहुब्रीहि दिया है, द्वंद्व दिया है। पीताम्बर यानी पीताम्बर, पीला वस्त्र, पीले वस्त्र वाले, पीला वस्त्र है जिसका वह। तो पीला वस्त्र किसका है, पीला वस्त्र है श्री कृष्ण का। जब अर्थ अलग निकलता है, कोई अर्थ अलग आता है, अन्य अर्थ निकलता है, तो वहाँ पर समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है। अगर बहुब्रीहि न दिया होता तो कर्मधारय देता, तो कर्मधारय हो जाता। ठीक है ना। इसके बाद तिराहा, तिराहा में कौन सा समास है, तो जहाँ पर समूह या समाहार होता है वहाँ पर होता है द्विगु समास, इसको जानते रहिए। तो यहाँ तिराहा यानी तीन राहों का समूह है ना, तीन राहों का समाहार है, तीन रास्ता मिल रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद जो होता है संख्यावाची होता है, और संपूर्ण पद मिल करके समूह या समाहार का बोध कराते हैं, ज्ञान कराते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन दुग्ध का पर्यायवाची है। दुग्ध का पर्यायवाची क्या है, दुग्ध यानी दूध। तो दूध देखिए इसमें कहाँ है, यहाँ पर है, तो यही हो जाएगा। अगला देखते हैं, पंकज का पर्यायवाची है। पंकज मतलब पंक, पंक माने कीचड़, ज माने जन्म लेने वाला। कीचड़ में जन्म क्या लेता है, कमल हो जाएगा। पंकज का पर्यायवाची कमल होता है। ठीक है, पर्यायवाची से भी प्रश्न आएंगे, इसको भी ध्यान रखना है आपको, पर्यायवाची पढ़ लेना है। प्रत्युत्तर का संधि विच्छेद क्या होगा, तो प्रत्युत्तर का देखिए, पहला है प्रति उत्तर, दूसरा है प्रति उत्तर, तीसरा है प्र उत्तर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हो जाएगा प्रति प्लस उत्तर, क्योंकि ई प्लस उ बराबर क्या हो गया, ई, और ई के बाद क्या आया है, उ आ गया है, तो ई का यह हो जाएगा, यहाँ पर हो गया है यह। ठीक है, ई का यह हो जाता है। और ये संधि क्या, कौन सी संधि है, जहाँ पर बीच में आधा अक्षर आ जाए वहाँ पर यण संधि है, इसे ऐसे भी पहचान सकते हो आप। ठीक है, तो यण संधि है आपकी ये। इसके बाद और ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, ये वाला प्रत्युत्तर, ये वाला। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है, श्रृंगार रस,
श्रृंगार रस का अस्थाई भाव शोक, रति, हास, जुगुप्सा क्या है? तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होगा, रति यानी प्रेम। उपकार का विलोम शब्द है, उपकार का उल्टा क्या होगा? विलोम माने उल्टा, तो विलोम क्या होगा? उपकार का विलोम हो जाएगा अउपकार। नहीं, ये कोई शब्द नहीं होता है। तिरस्कार नहीं, ये भी नहीं है। क्षमा नो नहीं है। उपकार का विलोम अपकार होता है, ध्यान रखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 19 है, तद नपुंसक लिंग शब्द का चतुर्थी विभक्त एक वचन रूप है, तो इसमें हो जाएगा आपका तस्मय। तो इसको आपको याद ही करना पड़ेगा, शब्द रूप को आपको याद करना पड़ेगा। इसके बाद 20वां है, युष्मा भी रूप है, युष्मद शब्द का कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तृतीय विभक्ति बहुवचन, ये हो जाएगा। ठीक है ना, ये हुआ आपका। और आगे देख लेते हैं और भी पेपर में पूरा। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ दिया है, यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। तो ये मित्रता, जहाँ पर मित्रता दिख जाए तो समझ लीजिए पहले पाठ से है। मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो इसमें 3 प्रश्न दिए रहेंगे। देखिए, पहला प्रश्न रहेगा, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में क्या लिखा जाता है? पाठ का नाम क्या है और लिखा कौन है, यही संदर्भ में लिखा जाता है, इसको ध्यान रखना। दूसरा प्रश्न क्या है, गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, रेखांकित मतलब जिसके नीचे रेखा बनाई गई है, खींची गई है यहाँ ऐसे करके, उसी की व्याख्या कर देना। और तीसरा प्रश्न है, हमें कैसे मित्रों की खोज में रहना चाहिए। तो ए वाला प्रश्न का उत्तर आप गद्यांश जब पढ़ेंगे तो इसी में से खोजेंगे, मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। इसके बाद अथवा करके दिया है एक और, अगर वो नहीं आता है तो इसको भी कर सकते हैं, और इसमें भी वही चीज़ पूछा गया है, लेकिन पाठ अलग रहेगा। ठीक, अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पद्यांश भी आएंगे, जैसे यहाँ पर आया है, सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, शयानी है जानकी जानी भली। तो ए वाला प्रश्न जो एक पद्यांश आया है, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, ए वन पथ पर नामक शीर्षक से है। तो इसमें भी संदर्भ लिख देंगे। प्रस्तुत पद्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड के वन पथ पर नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, ये लिख देंगे। पहला हो गया उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ हो गया, और दूसरा हो गया ग्राम बधुओं ने सीता जी से क्या पूछा। तो ग्राम बधुओं ने सीता जी से यही पूछा है कि ये जो सांवले से हैं, ये आपके क्या लगते हैं। तो ये पढ़ेंगे, व्याख्या अगर जानते होंगे तो इसका उत्तर लिख लेंगे। और तीसरा है, प्रस्तुत पद पंक्तियों में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। तो देखिए, अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिक्सी मनु मंजुल कंज कली। तो यहाँ पर आप अनुराग तड़ाग, प्रेम रूपी तड़ाग सरोवर, तो यहाँ पर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार, ये नहीं, ये रूपक अलंकार है, सॉरी, रूपक अलंकार। और रूपक अलंकार इसमें है ही, प्रमुखता तो रूपक की ही, रूपक ही है, लेकिन कहीं कहीं आया है, सुनि सुंदर बैन सुधा रस साने सयानी। तो स की आवृत्ति भी है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी है और रूपक अलंकार, दोनों अलंकार लिखेंगे आप। ठीक है ना, लेकिन प्रधानता रूपक की ही मानेंगे। ठीक, रूपक ही, अगर आप रूपक लिख देंगे तो सही है। ठीक है, रूपक मानेंगे। वैसे रूपक लिखने के बाद आप अनुप्रास भी लिख सकते हैं, दोनों को लिख सकते हैं। और ऐसा नहीं कि अनुप्रास लिख दें और रूपक न लिखें, क्योंकि रूपक की ही प्रधानता इसमें है ज़्यादा। ठीक है, रूपक बताएंगे। ठीक, अगला है, सौरभ भीना झीना गीला लिपटा मृदु अंजन साधुकुल। ये तो उनका है महादेवी जी का।
तो यही उस इसमें भी वही वही चीज़ है, मतलब दोनों में से एक ही कर सकते हैं, या तो ये करिए या तो जो बताएं उसको करिए, एक ही करना है आपको, ठीक ना। तीसरा है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद करना है। तो देखिए वाराणसी पाठ से आया है। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, वाराणसी सुविख्यात पुरानी नगरी है। इयम विमल सलिल तरंगया गंगाया कुले स्थित है, या स्वच्छ जल के तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है, या स्वच्छ जल के तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है, ठीक है। स्वच्छ जल के तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्या घट्टा नाम वलयाकृत पंक्ति पंक्ति धवलायाम चंद्रिकायाम बहुराजते। इसके घाटों की घुमावदार आकृति सफ़ेद चांदनी में बहुत ही सुंदर लगती है। अगणिता पर्यटक का असंख्य यात्री सुदूरेभ्य नित्यम अत्र आयन्ति। दूर देशों से नित्य मतलब प्रतिदिन यहाँ आते हैं। अस्या घट्टा नाम शोभा बिलोक इम बहु प्रशंसन्ति। इसकी घाटों की शोभा को देख करके बहुत प्रशंसा करते हैं। ये हो गया इसकी व्याख्या। तो एक हो गया अथवा ये, अगर वाराणसी वाला कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो ये आता है तो इसको करिए। और संदर्भ में इसमें लेखक का नाम नहीं लिखा जाता है, कोई लेखक वोखक का पता नहीं रहता है, तो सिर्फ पाठ का नाम लिखना है आपको, ठीक है। सिर्फ पाठ का नाम लिखना है, कौन सा पाठ से लिया गया है, बस यही संदर्भ में यही रहेगा। देखिए निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो देखिए 2 दिया गया है, एक आपको करना है, दोनों में से एक अथवा करके देगा, तो एक का अनुवाद हिंदी में अर्थ लिखना है और संदर्भ लिखना है। जैसे गद्य में, जैसे संस्कृत गद्य में जैसे किए वो उसी तरह से इसमें भी करना पड़ेगा आपको। इसके बाद चौथा क्या है, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय और उनकी एक प्रमुख रचना पूछा है। तो और रचना एक से ज़्यादा भी पूछ सकता है, तो जीवन परिचय भी आप याद कर लेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भगवत शरण उपाध्याय हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक का जीवन परिचय, किसी एक का जीवन परिचय देना है आपको, लिखना है। इसके बाद यहाँ ख है दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए इनकी एक प्रमुख रचना। मतलब इसमें कवि का जीवन परिचय पूछा है, एक तो लेखक का जीवन परिचय लिखना है और एक कवि का, यानी एक गद्य रचनाकार का, एक पद्य रचनाकार का जीवन परिचय लिखना पड़ता है आपको। तो देखिए पद्य वाला है तुलसीदास, सूरदास, महादेवी वर्मा, दोनों तीनों में से एक यहाँ से करना है आपको। इसके बाद अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो अपनी किताब से कोई आप श्लोक लिख देंगे जो हमको याद करके जाएंगे तभी लिख पाएंगे, और वही श्लोक लिखेंगे जो इस पेपर में आपके न आया रहे, ठीक है। 6वां देखते हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। कुत्र मरणम मंगलम भवति, कूपस्य क खेद, बीरह केन पूजते, वाराणसी किमर्थ प्रसिद्धा। तो इन 4 यहाँ पर दिया गया, जिसमें से 2 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है और संस्कृत में ही। 7वां है, वाद विवाद प्रतियोगिता में पहली बार भाग लेने में पुरस्कार पाने का अनुभव बताते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। एक पत्र लिखने के लिए आएगा, और आप पत्र भी तैयार कर लेंगे, कैसे लिखा जाता है सीख लेंगे तभी लिख पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और पत्र आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद है 8वां क्या है देखते हैं, निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखिए। तो निबंध लिखना है, क्या है निबंध में, छात्र तथा अनुशासन, नारी शिक्षा का महत्व, पर्यावरण प्रदूषण, देशाटन के लाभ। तो इसमें से एक का आपको लिखना है, एक पर लिखना है निबंध। तो आप निबंध भी तैयार कर लेंगे, देख लेंगे कैसे लिखा जाता है। आपको रटना नहीं है, आपको समझना है कैसे रहता है निबंध, कैसे लिखा जाता है, बस अपने मन से आप लिख पाएंगे, ठीक है। और रटने लगेंगे तो रटा नहीं जाता है सब। 9वां है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक खंड के प्रश्नों के उत्तर। देखिए तो आप जिस जिला के हैं उस जिला में जो खंड काव्य लगा हो, जो खंड काव्य चलता है वहाँ पर, उसी खंड काव्य की आप करेंगे तो सब खंड काव्य मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ अगर जौनपुर के आप हैं तो जौनपुर में कर्ण खंड काव्य चलता है, तो कर्ण खंड काव्य आप खोज लेंगे कहाँ पर है, यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है,
तो आप जिस जिला के हैं, आपके ज़िला में जो खंड काव्य चलता है उसी से वही लिखेंगे आप, ठीक है, अपने खंड काव्य से लिखेंगे। ठीक, बस इस वीडियो में बस इतना ही बताना था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इस तरह के और भी वीडियो देखना हो तो आप कमेंट करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इस तरह के और वीडियो देखना हो तो कमेंट करके बताएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। हम मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।